हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यशस्वी क्लासेस। आज हम बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के लेक्चर नंबर 4 में हैं। हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, लास्ट सेशन में हमने आपको आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर बताया था। आज हम लोग बात करेंगे कैटालिटिक प्रॉपर्टी की। कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्या होती है? कैटालिटिक प्रॉपर्टी, जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स एवं उनके कंपाउंड्स का यूज डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस में कैटलिस्ट के रूप में किया जाता है। कैटलिस्ट के रूप में किया जाता है। आपने सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा होगा, आपने कैटलिस्ट का एक पूरा चैप्टर है। कैटलिस्ट क्या करते हैं, कैटलिस्ट का वर्क क्या होता है? कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन की ये रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देते हैं, उसके रेट को चेंज कर देते हैं, यानी कि बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं, या उसे रिएक्शन को हाईली रिएक्टिव कर देते हैं। ठीक, आप समझिएगा। जैसे एग्जाम्पल आपका प्लेटिनम हो गया, ठीक है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड हो गया, निकिल हो गया, क्रोमियम हो गया, मैग्नीज हो गया, आयरन हो गया। ऐसे बहुत से ट्रांजिशन एलिमेंट हैं जो एज अ कैटालिस्ट यूज होते हैं। जैसे आपका एनआई है, ये हैबर प्रोसेस में अमोनिया बनाने के लिए किया जाता है। हैबर प्रोसेस में अमोनिया बनाने के लिए इसका यूज होता है, एफई और एनआई। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये क्या करेंगे, यानी कि समझिएगा इनके लिए क्या पॉइंट है। ट्रांजिशन एलिमेंट या डी ब्लॉक एलिमेंट और उनके कंपाउंड का यूज डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस में कैटलिस्ट के रूप में किया जाता है। एग्जाम्पल आपके सामने है, प्लेटिनम, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, निकिल, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन आदि। ठीक, ट्रांजिशन एलिमेंट और उनके कंपाउंड कैटलिस्ट के रूप में यूज किए जाते हैं। हैंस कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन के रेट को चेंज कर देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देते हैं। इनके बीच एक इंटरमीडिएट यौगिक बनता है। ठीक है, यानी कि कैटलिस्ट की मैकेनिज्म में इनके बीच एक क्या बनेगा, इंटरमीडिएट कंपाउंड। इनकी दो जो है स्पेसिफिकेशंस होती है, वो कौन कौन सी होती है? लार्ज सरफेस एरिया, यानी कि सतह क्षेत्रफल का अधिक होना। समझिएगा क्या कह रहा है। इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाने के लिए कैटलिस्ट की सरफेस पर क्रियाकारकों का एडजॉर्प्शन होना आवश्यक है। किसी कैटलिस्ट की सरफेस का एरिया जितना अधिक होगा, वह कैटलिस्ट उतना ही अधिक प्रभावी होगा। यानी कि एरिया जितना ज़्यादा है वह उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा, उतना ही ज़्यादा प्रभावी होता है। ठीक, दूसरा पॉइंट है मुक्त संयोजकता का पाया जाना। इनमें फ्री बैलेंसीज होती हैं। जैसे कोई भी कंपाउंड है उसमें एक फ्री बैलेंसीज होती हैं। ये फ्री बैलेंस थ्योरी आप लोगों ने लिक्विड स्टेट में पढ़ी थी, उसी से रिलेट कर रहे हैं। क्या है ये? कैटलिस्ट के पास फ्री बैलेंस इलेक्ट्रॉन होने पर ही इंटरमीडिएट कंपाउंड का बनना पॉसिबल है। यानी कि कोई भी कैटलिस्ट, मान लीजिए निकिल है, निकिल के पास कोई फ्री बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा तभी ये क्या करेगा, इंटरमीडिएट कंपाउंड बना सकता है। ठीक, सभी ट्रांजिशन एलिमेंट्स के एटम्स में वैलेंस सेल में बैकेंट ऑर्बिटल और लास्ट सेल में डी ऑर्बिटल जो है वो कैसे होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं। पता है आपको, हम जब जैसे कि आपको फर्स्ट लेक्चर से डिस्कस करते आ रहे हैं कि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, डी ऑर्बिटल्स में। ठीक है, तो किसी में आपको मैंने बताया था आपका जो है कॉपर और जिंक का ही कंप्लीट होता है, बाकी फिर डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होते हैं। इनमें क्या होता है, जब इनकम्प्लीट फ्री इलेक्ट्रॉन इजीली हमें प्रेजेंट मिलेंगे। इसमें क्या होगा, जब हमें भाई इसमें क्या है, हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने से फ्री इलेक्ट्रॉन हमें इजीली प्रेजेंट मिलेंगे। अब बात होती है हमारा नेक्स्ट है हेडिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स का बनना यानी कि संकर का बनना। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में क्या होगा समझिएगा जरा। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स फॉर्म करते हैं। क्या बनाते हैं, ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाते हैं, संकर लवण बनाते हैं। इनके फैक्टर क्यों ऐसा होता है, इसके दो फैक्टर हैं। पहला फैक्टर है ये आयंस
साइज में स्मॉल होते हैं तथा इनकी पॉजिटिव डेंसिटी हाई होती है। मतलब ये आयंस जो होंगे वो साइज में कैसे होंगे, स्मॉल होंगे। स्मॉल होने के कारण इनकी डेंसिटी क्या होगी, हाई होगी। पॉजिटिव डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी के लिए हमने आपको बताया था कि ये कंपेयर देन एस ब्लॉक कम डेंस होते हैं और पी ब्लॉक से ज़्यादा डेंस होते हैं। ठीक है, तो इनकी डेंसिटी क्या होगी, हाई होगी, पॉजिटिव डेंसिटी हाई होगी। ये क्या करेंगे, लिगेंड से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजिली एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्यों एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि इनके पास फ्री है, यानी कि इसमें डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट, इसलिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजिली एक्सेप्ट कर लेंगे। दूसरा पॉइंट है, इनमें बैकेंड डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं जिनमें यह लिगेंड का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। यही बात फर्स्ट पॉइंट में बताई है, क्या होता है कि इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजीली एक्सेप्ट करते हैं। ये क्या क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल जो है प्रेजेंट रहते हैं और डी ऑर्बिटल कैसे है, बैकेंड है, यानी कि उनमें कुछ स्थान तो खाली है, इसीलिए उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इजिली एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, CO NH3 का होल 6 3 पॉजिटिव, ठीक। Fe H2O का होल 6 2 पॉजिटिव, ठीक है। अब जरा ध्यान देते हैं, कॉपर को हम ले लेते हैं, हमारा कोई कॉपर का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कॉपर आयन में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कॉपर आयन में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। कौन से एग्जांपल के साथ लेंगे इसे हम, कॉपर आयंस के साथ, ठीक है। क्या रहेगा एग्जांपल हमारा, क्या रहेगा, CuNH3 का होल 4 2 पॉजिटिव। अब क्या करेंगे समझिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें कॉपर आयन की कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, जो कि आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको EAN रूल के द्वारा कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना बताया जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, हमको ये पता है कितनी है, 4। तो अमोनिया के साथ ये कॉम्प्लेक्स बनाता है, किसके साथ बना रहा है, अमोनिया के साथ। और अमोनिया के 4 मॉलिक्यूल एडजस्ट होने के लिए 4 वैकेंट ऑर्बिटल्स की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, 4 वैकेंट ऑर्बिटल्स की। यानी कि अब अमोनिया इन 4 में कैसे एडजस्ट होगा, जब इसमें आपके 4 वैकेंट ऑर्बिटल्स होंगे, तब यह कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर जियोमेट्री रखता है। यानी कि कैसे जियोमेट्री रखेगा, स्क्वायर प्लेनर। हाइब्रिडाइजेशन में आपको बता चुके हैं, जिनकी भी जियोमेट्री स्क्वायर प्लेनर होगी तो कैसा हाइब्रिडाइजेशन बनाएंगे, DsP2। तो इसमें कैसा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, DsP2, ठीक। अब Cu2 पॉजिटिव आयन बनाने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन 4s का 3d ऑर्बिटल से एडजस्ट हो जाते हैं। हम लोग देख भी लेते हैं एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल आपका है CuNH3 का होल 4 2 पॉजिटिव, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कॉपर का हमारा एटॉमिक नंबर कितना है, 29। कैसे लिखेंगे, आर्गन 3d10 4s1, यही तो है हमारे पास। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है, 3d10 एंड 4s1। अब हम देखते हैं कॉपर जब एटम में है तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। 5 ऑर्बिटल्स बना लेते हैं। अब लास्ट 10 है तो फिलिंग कर लेते हैं। 5 जो है इसमें कैसे जाएंगे, क्लॉकवाइज, और 5 जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। इधर हमारा 4s1 है तो हम यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखा लेते हैं। और 4p जो कि हमारा इनकम्प्लीट है, 4p हमारा इनकम्प्लीट है, यानी कि वैकेंट है। समझिएगा जरा। अगर हम कॉपर आयन की बात करते हैं, कॉपर आयन की बात करेंगे तो यहाँ पर कितने आयंस प्रेजेंट है, 2 पॉजिटिव, यानी कि 2 आयंस जो है वो क्या करेगा, ये रिलीज कर देगा। कॉपर के 2 आयंस रिलीज कर देगा। कैसे करेगा, कहाँ से करेगा, देखिएगा जरा। यहाँ पर हमारा कितना था, 10 था, 10 1 11, हमारे पास 29 था, 2 कम कर देंगे इसमें हम, 2 पॉजिटिव है, 2 यहाँ पर रह जाएगा 27। जब 27 रह जाएगा तो यहाँ पर हमारा कितना रह जाएगा, 9। कितना रह जाएगा, 9। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। हमारा 4s भी
ये क्या हो गया हमारा, हाफ फील्ड हो गया। ये हमारा जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसमें भी कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। समझिएगा, एक डी ऑर्बिटल वैकेंट होने के लिए लास्ट डी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन लास्ट प्री ऑर्बिटल में चला जाता है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा, इस तरह से कुछ। ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? इस प्रकार 1d तथा 1s 2p ऑर्बिटल के संक्रमण द्वारा 4d sp2 कॉम्प्लेक्स ऑर्बिटल प्राप्त हो जाता है। क्या कहा है, क्या करना है, जब हमें आयंस में लिया है तो यहाँ पर हमारे एटॉमिक नंबर पे इफेक्ट पड़ा है। कैसे पड़ा है कि जब 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा यहाँ पर 27 रह जाएगा, 27 रह जाएगा। इधर हम क्या करेंगे, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के अकॉर्डिंग इनमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर लेते हैं ऑर्बिटल्स में। अब जो बताया है जैसे कि 3d से इलेक्ट्रॉन लास्ट 4p में चला जाएगा, ठीक, एक जो है किसमें चला गया, 4p में। तो इस प्रकार जो इनका हाइब्रिडाइजेशन होगा वो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। इनकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, इतना समझ में आया। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड साल्ट, यानी कि ये कलर्ड साल्ट कैसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं जरा समझिएगा। ये एलिमेंट सॉलिड एंड सॉल्यूशन स्टेट में कलर्ड साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। कौन कौन से स्टेट में, सॉलिड एंड सॉल्यूशन स्टेट में। कौन कौन से स्टेट में, सॉलिड एंड सॉल्यूशन स्टेट में कलर्ड साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे बनाएंगे समझ लेते हैं जरा। कलर की फिनोमिना इनकम्प्लीट ऑर्बिटल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स के लोअर एनर्जी के डी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी के डी ऑर्बिटल में एग्जिस्टेशन के कारण होती है। कलर्ड साल्ट क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, इनमें डी ऑर्बिटल में इनकम्प्लीट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, ठीक है, तो लोअर एनर्जी के डी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी के डी ऑर्बिटल में एग्जिस्ट कर जाते हैं। और डीडी ट्रांजिशन के लिए बहुत स्मॉल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। डीडी ट्रांजिशन के लिए एक स्मॉल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तथा यह विजिबल रीजन द्वारा एब्जॉर्ब हो जाती है, यानी कि जो दिखाई दे रहा है एरिया, रीजन मीन्स क्षेत्र यहाँ पर आएगा, ठीक है, जिस जो विजिबल रीजन है उसमें एब्जॉर्ब कर ली जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट सोर्स थ्रू डीडी ट्रांजिशन, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रांजिशन एलिमेंट क्या शो करते हैं, कलर थ्रू डीडी ट्रांजिशन। डीडी ट्रांजिशन की वजह से ही क्या होगा, इनमें कलर कॉम्प्लेक्स कलर साल्ट फॉर्म बनाएंगे। कैसे, द ट्रांजिशन मेटल आयंस जिनमें कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे ऐसे बहुत से आपके हैं तो जिसमें कंप्लीटली डी ऑर्बिटल्स होंगे। डी ऑर्बिटल्स क्या होंगे, कंप्लीट फिल्ड होंगे। तो सी पॉजिटिव हो गया, Ag पॉजिटिव हो गया, Au पॉजिटिव हो गया, Zn2 पॉजिटिव हो गया, Cd2 पॉजिटिव हो गया, Hg2 पॉजिटिव हो गया। ये जो है ये क्या है, ये कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं, ये कलरलेस नहीं होते हैं। डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का एग्जिस्टेशन नहीं होता। अब मतलब समझिएगा, कहने का मतलब था कि जिसमें इनकम्प्लीट होंगे उनमें विजिबल होगा, ऐसे तो बोला था, लेकिन इनमें क्या है, इनमें ये फील्ड है, कंप्लीटली फील्ड है, तब भी कलरलेस होती है। ये कैसे होती है, ये कलरलेस होंगे, क्यों, क्योंकि इनका डी ऑर्बिटल जो है वो कंप्लीटली फील्ड है। अगर डी ऑर्बिटल बैकेंड होगा तभी ये कलर्ड सॉल्ट बनाएंगे। वे ट्रांजिशन मेटल आयन जिनमें इम्पोर्टेड डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, जैसे आपका स्कैंडियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, ठीक है, ये कैसे होते हैं, ये कलर्ड होते हैं। कैसे होते हैं, कलर्ड होते हैं, ठीक। जैसे वेनेडियम आपको ग्रीन कलर देता है, टाइटेनियम आपको पर्पल कलर देता है, ठीक, समझिएगा। जिनमें वैकेंट डी ऑर्बिटल होंगे वो क्या करेंगे, कलर्ड फॉर्म बनाएंगे, कलर्ड साल्ट बनाएंगे। और जिसमें डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होगा वो डी क्या करेंगे, कलर्ड कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे, कलर्ड साल्ट नहीं बनाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन उठता है, जरा कर लेते हैं, आने के चांसेस है। TiH2O का होल 3 पॉजिटिव, आयन इज कलर्ड, while scandium H2O का होल 3 पॉजिटिव इज कलरलेस। समझिएगा, इन्होंने क्या कहा है कि
TiS2O का होल 6 3 पॉजिटिव आयन कलर्ड है, लेकिन ये स्कैंडियम जो अगर वाटर के साथ है तो कलर ऐसे क्यों ऐसा होता है वो समझिएगा जरा। क्या कह रहे हैं, देखिए टाइटेनियम का जब हम करते हैं तो हमें मिलता है Ar3D2 4s2, ठीक है, ऐसे तो मिलेगा कुछ। अगर हम ध्यान दो, अगर हम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट करेंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट करेंगे, यहाँ जैसा कि बताया गया है कि इसमें 3 पॉजिटिव है, यानी कि हम 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर्गन 3D1 4s 0 हो जाएगा, 4s 0 हो जाएगा, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1, ठीक। अब जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितनी हो गई हमारी, 1 हो गई, तो इसलिए यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये कैसा होगा, TiS2O का होल 6 and 3 पॉजिटिव कैसा बनाएगा, हमारा कलर्ड कंपाउंड बनाएगा। वही हम यहाँ पर कर लेते हैं स्कैंडियम का। अगर स्कैंडियम का हम लिखते हैं तो Ar3D1 4s2, यही तो है इसका कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम स्कैंडियम 3 पॉजिटिव करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3D0 4s0, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तभी ये कलर्ड है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट न होने के कारण ये कलरलेस होगा। याद रखिएगा, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वही कलर आयन बनाएगा, जिसमें प्रेजेंट नहीं होंगे वो कलर आयन नहीं बनाएगा, ठीक है। अब समझेंगे जरा हम, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाइनरी कंपाउंड पढ़ेंगे जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। बाकी जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।